नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं जसवंत माचरा आज आपके साथ वैदिक सभ्यता के जो हमारे वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में बात चल रही थी। ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, इसके अलावा हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन पर आज चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता, उसमें हम ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा। हमने ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में राजा के बारे में बात की, राजा के सहयोगियों के बारे में बात की, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बात की, और इसके अलावा हमने राजनीतिक इकाई जैसे आपकी ग्राम थी, विश थी, जन, उनके बारे में बात की। उस काल में जनपद का कोई उल्लेख नहीं मिलता था। राजनीतिक जीवन में हम आगे जो बात करेंगे, इस काल का जो राजनीतिक जीवन था, उस राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना, तो इस काल के राजनीतिक जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, वो था आपका दशराज्य युद्ध। इस काल के राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी दशराज्य युद्ध। ये जो दशराज्य युद्ध था, ये भरत या त्रिशुजन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया। तो हमारे ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है आपका दशराज्य युद्ध। अब यहां से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपका जो दशराज्य युद्ध है, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? यहां से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम बात करें कि दशराज्य युद्ध का कारण क्या था, किन कारणों से आपका दशराज्य युद्ध हुआ, तो इसका जो कारण था वो ये था कि जो भरत जन का राजा था, उसका पहले पुरोहित था विश्वामित्र नाम का व्यक्ति, और ये विश्वामित्र है वो कुलिक वंश का था। और इस विश्वामित्र को भरत जन के राजा सुदास ने अपने पुरोहित पद से हटा दिया, और इसके स्थान पर उसने अपना जो पुरोहित है नया, इसके स्थान पर पुरोहित बनाया ऋषि विशिष्ट को, ऋषि विशिष्ट को। और इस ऋषि विशिष्ट ने ही आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना की है। विश्वामित्र ने ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना की है, जिसमें हमारा गायत्री मंत्र मिलता है। तो हमारे इस युद्ध का कारण था कि भरत जन के राजा सुदास के द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर ऋषि विशिष्ट को क्या बनाना? पुरोहित बनाना। हमने राजा के सहयोगियों में बात की, पुरोहित की, यानी 3 सहयोगी ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़े, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। पुरोहित था वो राजगुरु था और राजा का मुख्य पथ प्रदर्शक था, यानी इस काल से ही पुरोहित का जो पद है वो महत्वपूर्ण हो गया था। और इसी पुरोहित पद के लिए इस विश्वामित्र ने फिर क्या है, एक 10 राजाओं का संघ बनाया, और इसी कारण आपका जो दशराज्य युद्ध हुआ। ये युद्ध कहां पर लड़ा गया, स्थान कौन सा था? तो स्थान था रावी, ऋग्वेद में उल्लेखित परुष्णी नदी। यहीं से आपका रीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। रीट 2018 में इस रावी नदी का ही क्वेश्चन आपका आया था। आपकी जो रावी या परुष्णी नदी है, इसका एक नाम और मिलता है, इसे इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इरावती नदी, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है।
तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि रावी नदी है या पुरुषणी नदी है, उसे इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब दसरा के युद्ध का उल्लेख हमें पता चल गया, ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है। कारण था विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। और किस स्थान पर लड़ा गया, तो रावी या पुरुषणी या इरावती नदी के किनारे पर लड़ा गया और पंजाब क्षेत्र में ये युद्ध आपका लड़ा गया था। अब इस युद्ध में एक तरफ अपने पक्ष के बारे में बात करें तो एक तरफ था भरत या त्रित्सु जन का राजा, और त्रित्सु जन का जो राजा था वो था सुदास, और सुदास जो राजा था भरत या त्रित्सु जन का, इसके पिता का नाम था दिवोदास, और दिवोदास ने भी कुछ अनार्य राजाओं को पराजित किया था। और इसी भरत नाम के वंश पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। इसके अलावा हम विपक्ष के बारे में बात करें तो इस युद्ध में विपक्ष में आपके 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं का संघ था। 5 आर्य राजा कौन कौन से थे, उनका यानी जन कौन से थे, तो इसमें जन था पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रहयु। ये आपके 5 आर्य राजाओं का, और 5 अनार्य राजा थे आपके शिव, पक्ता, अनिला, भलानस और विशासिन। ये आपके 5 अनार्य जन थे। यानी पक्ष में आपका भरत या त्रित्सु जन का राजा सुदास था, और राजा सुदास का जो सहयोगी था वो यहां पर था ऋषि विशिष्ट। यहां पर जो सहयोगी था विशिष्ट, क्योंकि विशिष्ट इसका क्या था, पुरोहित। और जो 10 राजाओं का संघ बनाया उसमें पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रहयु, ये 5 जो जन थे वो आर्य थे। शिव, पक्ता, अनिला या अलानस, भलानस और विशासिन, ये जो आपके थे 5 अनार्य जन थे। और इनका जो सहयोगी था वो था विश्वामित्र, यानी विश्वामित्र ने ही इस संघ का निर्माण किया था। इसके अलावा यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपके जो 10 राजाओं का संघ था उसका नेतृत्व किसने किया, तो इस 10 राजाओं के संघ का जो नेतृत्व है वो पुरुजन के राजा ने किया। किसने किया, पुरुजन के राजा ने इसका नेतृत्व किया। अब आपका जो ये युद्ध है इसका परिणाम क्या रहा, तो इस युद्ध का जो परिणाम है वो ये रहा कि आपका जो भरत जन का राजा सुदास था वो क्या है, इस युद्ध में विजयी हुआ। क्या हुआ, विजयी हुआ। इसके अलावा आपके इस सुदास का एक श्रीजय कबीले नाम का एक शासक था, श्रीजय नाम से एक कबीला था, उसने भी आपके इस भरत जन के राजा सुदास का सहयोग किया था। तो राजनीतिक जीवन में अब से पहले हमने राजा, उसके सहयोगी, इसके अलावा हमने कुछ राजनीतिक संस्थाओं, कुछ राजनीतिक इकाइयों के बारे में बात की। आज हमने पढ़ा ऋग्वेदिक काल की जो राजनीतिक जीवन है उसकी सबसे प्रमुख घटना कौन थी। तो इस काल की जो सबसे प्रमुख घटना थी वो थी दशराज्य युद्ध, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कारण उसका था विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। किसके द्वारा, भरत जन के राजा सुदास के द्वारा। ये कहां पर लड़ा गया युद्ध, तो स्थान था रावी या पुरुषणी, जिसे इरावती नदी के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपका ये युद्ध लड़ा गया। पक्ष में भरत या त्रित्सुजन का राजा सुदास था, उसका सहयोगी ऋषि वशिष्ठ था। इसके अलावा श्रीजय नाम का जो कबीला था उसने भी उसका सहयोग किया।
और विपक्ष में 5 आर्य, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और दह्यु, ये 5 आर्य जन थे। और 5 अनार्य, शिव, पक्ता, अनिला, भलानास और विशासिन, ये 5 अनार्य जन थे। विश्वामित्र ने इस जन का निर्माण किया और पुरु जन के राजा ने इस 10 राजाओं के संघ का क्या है, नेतृत्व किया। परिणाम क्या रहा, भरत या त्रित्सु जन के राजा सुदास की इसमें विजय हुई। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम दोस्तों ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था? हमने सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बात की। हमारी जो सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था उसमें हमने बात की जो परिवार व्यवस्था थी वहां पर, वो परिवार व्यवस्था वहां पर मातृत्वात्मक थी। यहां पर अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था उसमें परिवार व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें जो परिवार व्यवस्था थी वो क्या था? पितृत्वात्मक परिवार व्यवस्था का आपके ऋग्वैदिक काल में प्रचलन था। आपकी सिंधु सभ्यता थी वो मातृत्वात्मक थी और आपकी जो वैदिक सभ्यता है वो आपकी पितृत्वात्मक एक सभ्यता थी। अब इसमें जो परिवार थे वो किस प्रकार के थे? तो इस काल में संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन था, यानी संयुक्त परिवार है उनका प्रचलन आपके इस काल में मिलता है। इसके अलावा पितृत्वात्मक परिवार थे तो पिता की जो संपत्ति होती थी, पिता की संपत्ति का जो अधिकारी होता था वो पुत्र होता था। पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता था। इसके अलावा इस काल में ये नहीं भी पितृत्वात्मक सभ्यता थी या पितृत्वात्मक परिवार व्यवस्था का प्रचलन था तो माता का कोई यहाँ पर स्थान नहीं था। तो इस काल में माता का भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मानजनक स्थान था और कोई भी जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य, कोई भी जो धार्मिक कार्य है वो महिलाओं के बिना संपन्न नहीं होते थे। धार्मिक कार्य महिलाओं के बिना संपन्न नहीं होते थे। तो हमने बात की कि इस काल में जो परिवार व्यवस्था थी वो पितृत्वात्मक परिवार व्यवस्था का इस काल में प्रचलन था। इसके अलावा संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। पिता की जो संपत्ति होती थी उसका अधिकारी है वो पुत्र को ही माना जाता था। इसके अलावा इस काल में महिलाओं का भी सम्मानजनक उनके साथ व्यवहार किया जाता था और महिलाओं के बिना कोई भी धार्मिक कार्य यानी यज्ञ आदि अनुष्ठान है वो पूर्ण नहीं माने जाते थे। इसके अलावा हम इस काल में बात करें वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ा कि सिंधु सभ्यता में जो समाज था उसमें वर्ण, जाति या गोत्र आदि का कोई उल्लेख हमें नहीं मिला। उस काल में जो समाज था वो वर्गों में विभाजित था। हमारा जो ऋग्वैदिक काल है यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है, इस काल में ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में हमें जो वर्ण व्यवस्था है उसका पहली बार क्या है स्पष्ट संकेत मिलता है। आपकी जो वर्ण व्यवस्था है इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल ऋग्वेद के
10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपके इस काल में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहां से आपका दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में पहली बार जो वर्ण व्यवस्था थी उसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यहां पर हमारे 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह आपके 4 वर्ण थे और इन चारों वर्णों का जो प्रथम उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो मुख से, क्षत्रिय की जो उत्पत्ति है वो भुजाओं से, वैश्य की जो उत्पत्ति है वो जंघाओं से और शूद्र की जो उत्पत्ति है वो पैरों से मानी गई है। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख किया गया है कि एक विराट पुरुष था और उस पुरुष के मुख से आपका ब्राह्मण वर्ण, भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण, जंघाओं से वैश्य वर्ण और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। अब इस काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारी सामाजिक संरचना का क्या है? एक धार्मिक अनुमोदन है। सामाजिक संरचना का क्या किया गया है? एक धार्मिक अनुमोदन है। इसके अलावा इस काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित नहीं थी। इस काल की जो वर्ण व्यवस्था है वो आपकी कर्म आधारित थी। इस प्रकार की थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का इस काल में प्रचलन था। तो इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर आधारित। वर्तमान की तरह या उत्तर वैदिक काल में आपकी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित हो गई थी। इस काल में कोई भी व्यक्ति अगर वो विद्वान है तो वो अगर निम्न कुल का है, शूद्र वर्ण का है, विद्वान है तो वो क्या है? ब्राह्मण वर्ग में शामिल हो सकता था। अगर कोई उच्च कुल का यानी कोई ब्राह्मण है, निठल्ला है, कोई काम धंधा नहीं करता है तो वो क्या है? नीचे के वर्ण में भी जा सकता था। तो हमारे भारत में इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जटिलता नहीं थी। इस काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसी प्रकार के वर्ण में उसे शामिल किया जाता था। इसके अलावा हम इस काल की कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के बारे में या लोगों के व्यवसाय चयन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें एक विद्वान है जिसका नाम है अंगीरस। इस अंगीरस नामक विद्वान के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। ये जो अंगीरस है ये कहता है कि मैं एक कवि हूं। क्या कहता है? मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है, यानी इनके पिता है वो चिकित्सक है। इसके अलावा मेरी माता अन्न पीसने वाली महिला है। हम सबके जो व्यवसाय है वो अलग अलग है, परंतु हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो है धन प्राप्त करना। इस प्रकार का जो कथन है कवि अंगीरस का मिलता है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता है वो एक वैद्य है और मेरी माता अन्न पीसने वाली महिला है। हमारे जो कार्य है वो अलग है, परंतु हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो धन प्राप्त करना है। तो ये जो हमारी ऋग्वैदिक काल की कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी उसमें व्यवसाय चयन के बारे में अगर हम बात करें तो कवि अंगीरस का जो ये कथन है ये हमें स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो व्यवसाय है उसका चयन करके और अपने वर्ण को क्या कर सकता था? सुधार सकता था।
और लोगों को अपने व्यवसाय करने में क्या है छूट थी, यानी जो भी व्यक्ति है वो अपना जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है उस प्रकार का व्यवसाय कर सकता था। इसके अलावा हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस काल में वर्ण व्यवस्था का या हमारी सामाजिक संरचना का वो एकमात्र धार्मिक अनुमोदन था। वर्ण व्यवस्था का क्या था? धार्मिक अनुमोदन था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। और ब्राह्मण है उसका विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय है उसका भुजाओं से, वैश्य है उसका विराट पुरुष की जंघाओं से, और शूद्र है इसका विराट पुरुष के पैरों से उत्पत्ति मानी गई है। इसके अलावा हम बात करें वैश्य और शूद्र के बारे में, तो ऋग्वेद में वैश्य और शूद्र जो शब्द है इनका उल्लेख एक बार ही मिला है, और वो कहां पर मिला है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो वैश्य और शूद्र शब्द है इनका ऋग्वेद में एक बार ही उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में ये जो वर्ण शब्द है इसका कहीं कहीं पर व्यवसाय के चयन में भी यानी उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द है इसका कहीं कहीं पर व्यवसाय के चयन में भी उल्लेख मिलता है। और आपका जो वैश्य शब्द है इसका ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बार उल्लेख मिलता है, और अन्य स्थानों पर विश्व शब्द का उपयोग किया गया है, और वो हमने क्या है ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन में पढ़ रखा है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा हमने यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात की है, तो इस काल के सामाजिक जीवन में बात करें तो यहाँ पर एक दस्यु वर्ग का भी उल्लेख मिलता है। ये जो दस्यु वर्ग है इसका भी आपके ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, और इस दस्यु वर्ग के जो लोग थे उनको ऋग्वेद में अनास यानी चपटी नाक वाला, मृदवाच यानी कटु वाणी बोलने वाला, भी कहा गया है। यानी आपके ऋग्वेद में वर्णों के अलावा इस दस्यु वर्ग का भी उल्लेख मिलता है, और दस्यु वर्ग के लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि वो चपटी नाक वाले हैं यानी अनास, और मृदवाच यानी कटु वाणी बोलने वाले उनको बताया गया। इसके अलावा ये जो आपका दस्यु वर्ग है इस दस्यु वर्ग के जो लोग थे उनके लिए अदेव्यु, अब्राह्मण, अयज्ञवन यानी वैदिक देवताओं को न मानने वाला, इसके अलावा वैदिक व्रतों को न मानने वाला, और वैदिक यज्ञ है उनका पालन न करने वाला भी इनको कहा गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में आपका जो दस्यु वर्ग है उसका भी उल्लेख मिलता है, उसे अनास यानी चपटी नाक वाला, मृदवाच यानी कटु वाणी बोलने वाला कहा गया है, और इसके अलावा उसे अदेव्यु यानी वैदिक जो देवता है उनको न मानने वाला, अब्राह्मण जो वैदिक व्रत है उनको न मानने वाला, और अयज्ञवन यानी वैदिक जो यज्ञ है उनकी पालना न करने वाला भी कहा गया है। इसके अलावा हम सामाजिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, तो सामाजिक जीवन में हम इस काल में विवाह के बारे में उल्लेख करते हैं। तो इस काल में जो विवाह है इसका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। और इस काल के विवाह के बारे में हम बात करें तो एक तो इस काल में बाल विवाह, और दूसरा इस काल में सती प्रथा, इन दोनों का कोई उल्लेख नहीं मिलता था।
ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सती प्रथा का हमारे भारत में जो अभिलेखीय साक्ष्य है, सबसे पहले अभिलेखीय साक्ष्य है वो हमारा जो एरण अभिलेख है भानुगुप्त के समय का 510 ईस्वी का। उसमें गोपराज नाम का एक व्यक्ति था या सामंत था, और उसके मरने के बाद में उसकी पत्नी है वो सती हुई थी। वहां से हमें 510 ईस्वी का गुप्त काल के पास का हमें सती प्रथा का भारत में प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो अथर्ववेद है वो सती प्रथा का उल्लेख करता है, परंतु ऋग्वेद में सती प्रथा का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता। तो इस काल में बाल विवाह और सती प्रथा है उसका कोई प्रचलन नहीं था। इसके अलावा हम बात करें तो इस काल में पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। यानी ऋग्वेद के अनुसार नियोग प्रथा क्या थी, अगर कोई जो महिला है उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो महिला निसंतान है, तो वो अपने जो सगे संबंधी है उनके साथ संबंध बनाकर और अपना पुत्र है वो उत्पन्न कर सकती थी, और उस प्रकार का जो पुत्र होता था उसे क्षेत्रज कहा जाता था। यानी ऋग्वेद में उल्लेख किया गया, यानी कोई भी महिला है अगर उसका पति मर जाता है तो उसे निपुति नहीं रहना चाहिए, और वो अपने सगे संबंधियों के साथ संबंध बनाकर और अपना क्या है वंश बढ़ा सकती है, और उस प्रथा को नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब इस काल के विवाह के बारे में हम बात करें तो इस काल में हमें दो प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। दो प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, और ये जो विवाह है वो आपके अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है। ये इस प्रकार के जो विवाह है उनको वर्तमान में आपकी जो भारत सरकार है वो भी मान्यता उसने दे रखी है, ताकि जो जाति प्रथा जो भारत में हावी है, वर्ण प्रथा जो भारत में हावी है, उसको समाप्त किया जा सके। यानी उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला अगर विवाह बंधन में बनते हैं तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है, और अगर उसका उल्टा हो जाए, उच्च कुल की महिला और निम्न कुल का जो पुरुष है विवाह बंधन में बनता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। और वर्तमान में भारत और राजस्थान सरकार दोनों ही इस प्रकार के विवाहों को बढ़ावा दे रही है, और इस प्रकार के जो विवाह है उसमें क्या है, जो विवाह करने वाले व्यक्ति होता है या जोड़ा होता है उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का अनुदान भी मिलता है। तो आप लॉकडाउन में यानी फ्री हो तो आप ये मत सोचना कि ये अनुलोम या प्रतिलोम विवाह का जो कार्य है वो हम भी संपन्न करें, तो इसकी भी एक प्रक्रिया होती है भाई। और आपके जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है उस प्रकार का जो सबसे पहले हमारे वैदिक भारत में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का उल्लेख मिलता है। एक था आपका अनुलोम और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। ये दो प्रकार के विवाह इस काल में मिलते हैं। अनुलोम विवाह क्या था, इसमें उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला विवाह बंधन में बनते थे। वैदिक काल में क्या होता था, अगर कोई ब्राह्मण पुरुष है क्षत्रिय महिला से विवाह करता है तो वो अनुलोम माना जाता था। वर्तमान में हमारे भारत में जो व्यवस्था है वो ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के जो लोग हैं उनके पुरुषों और निम्न कुल यानी हमारा जो शुद्ध वर्ण है उसकी महिला हो, उस प्रकार का जो विवाह है उसे अनुलोम विवाह के तहत, या उसी प्रकार का ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की कन्या हो और शुद्ध वर्ग का अगर कोई पुरुष विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है, और उन्हीं व्यक्तियों को क्या है वो आपका 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। तो अनुलोम विवाह में उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला विवाह बंधन में बनते थे, और प्रतिलोम विवाह था इसमें क्या है उच्च कुल की महिला और निम्न कुल का जो पुरुष है वो विवाह बंधन में बनते थे। तो इस प्रकार के दो प्रकार के हमारे इस काल में विवाहों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो विवाह के समय एक नाम मिलता है, इस काल में कुछ शब्दावली मिलती है जैसे वहतु। इस काल में
जो कन्या की विदाई के समय हम वर्तमान में जो दहेज देते हैं, जिसे दहेज कहते हैं, उसे इस काल में वहतु कहा जाता था। कन्या की विदाई के समय जो हम दहेज में सामान देते हैं, इसे इस काल में ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में इसको वहतु कहा गया है। इसके अलावा एक आपकी शब्दावली मिलती है एमाजू। एमाजू ऋग्वेदिक काल में जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं होती थी, ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं होती थी, उनको एमाजू कहा जाता था। इसके अलावा एक आपकी शब्दावली मिलती है इस नियोग प्रथा से संबंधित क्षेत्रज पुत्र। क्षेत्रज पुत्र यानी नियोग प्रथा से, आपकी जो नियोग प्रथा थी उससे उत्पन्न जो पुत्र होता था उसे क्षेत्रज पुत्र के नाम से जाना जाता था। तो सामाजिक जीवन में हमने आगे बात की कि इस काल में दस्यु वर्ग का उल्लेख मिलता है, जिसे अनास, चपटी नाक वाला, मृदवाज, कटु वाणी बोलने वाला भी कहा गया है। उसे अदेव्यु, वैदिक देवताओं को न मानने वाला, ब्राह्मण, वैदिक जो व्रत है उनको न मानने वाला, और यज्ञवन यानी वैदिक जो यज्ञ है उनका पालन न करने वाला भी कहा गया है। इसके अलावा हमने बात की विवाह के बारे में, तो बाल विवाह और सती प्रथा का इस काल में कोई उल्लेख नहीं मिलता। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का इस काल में उल्लेख मिलता है। नियोग प्रथा यानी अगर किसी महिला का पति है वो मर जाता है तो वो अपने देवर या अन्य सगे संबंधी के साथ संबंध बनाकर पुत्र उत्पन्न कर सकती है, और इस प्रकार का जो पुत्र होता था उसे ऋग्वेद में क्षेत्रज पुत्र के नाम से जाना जाता था। दो प्रकार के इस काल में विवाहों का प्रचलन था। एक आपका अनुलोम विवाह था, जिसमें उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला विवाह बंधन में बनते थे, और एक आपका प्रतिलोम विवाह था, इसमें उच्च कुल की महिला और निम्न कुल का जो पुरुष है विवाह बंधन में बनते थे। इस प्रकार के जो विवाह वर्तमान में इन्हें भारत सरकार भी मान्यता दे रही है। वहतु एक शब्दावली है। वैदिक काल में हमारे जो दहेज में हम वर्तमान में सामान देते हैं उसे वहतु के नाम से जाना जाता था, और एक शब्दावली मिलती है आपकी एमाजू। वैदिक काल में जो कन्याएं आजीवन अविवाहित रहती थी उनको एमाजू के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम वैदिक काल के सामाजिक जीवन में आगे बात करें तो इस काल की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा ऋग्वेदिक काल में जो शिक्षा का प्रचलन था, इस काल में शिक्षा है वो गुरुकुल में दी जाती थी, और शिक्षा है वो मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षा की जो शुरुआत है वो उपनयन संस्कार से मानी जाती थी। आगे हम वैदिक काल में आगे पढ़ेंगे तो संस्कारों के बारे में भी बात करेंगे। जो हमारे 16 प्रकार के जो संस्कार थे उसमें आपका उपनयन संस्कार था, वो एक महत्वपूर्ण संस्कार था, और वहां से यानी दूसरे जन्म की शुरुआत मानी जाती थी। ये जो शिक्षा है इससे पाने का जो अधिकार था वो द्विज वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कोई था, और उसी वर्ग की जो महिलाएं थी वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। तो शिक्षा के बारे में हम बात करें तो इस काल में जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, और शिक्षा का जो प्रारूप था वो कैसा था, तो प्रारूप था वो मौखिक था। मौखिक शिक्षा का क्या था, प्रचलन था। शिक्षा की जो शुरुआत है वो उपनयन संस्कार से शिक्षा की क्या होती थी, शुरुआत होती थी। इसके अलावा हम बात करें तो इस काल में उपनयन संस्कार का जो अधिकार है किसके पास था, तो एक तो आपके द्विज वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसके अलावा इसी वर्ग की जो महिलाएं होती थी उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। इस काल में हम
कुछ महिलाओं के बारे में अब आगे चर्चा करेंगे, कुछ विदुषी या विद्वान महिलाओं के बारे में, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस काल में कुछ विद्वान महिलाएं हुई है और उनका जो उल्लेख है आपके ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में इस काल की कुछ विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें ऋषि कहा गया है। और इस काल की जो विद्वान महिलाएं थी वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी, सची, पोलामी, काक्षावर्ती, इंद्राणी, विशंभरा, ये इस काल की क्या थी? कुछ विदुषी महिलाएं थी। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी, सची, पोलामी, काक्षावर्ती, इंद्राणी और विशंभरा, ये इस काल की कुछ विद्वान महिलाएं थी जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। तो इस काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, मौखिक शिक्षा का प्रचलन था और उपनयन संस्कार से शिक्षा की शुरुआत होती थी। द्विज वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था और इसी वर्ग की जो महिलाएं होती थी उनको भी उपनयन का अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा जो शिक्षा थी उसमें हम बात करें महिलाओं की, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें ऋषि कहा गया है। वो है आपकी घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी, सची, पोलामी, काक्षावर्ती, इंद्राणी और विशंभरा। इसके अलावा हम सामाजिक जीवन में अंतिम जो बात करें तो इस काल में हमें सामाजिक जीवन में दास प्रथा है, इसका भी प्रचलन था। तो इस काल में हमें ऋग्वेद में दास प्रथा का भी उल्लेख मिला है। तो ये हमारा ऋग्वेदिक काल का दोस्तों सामाजिक जीवन था। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इसके अलावा दोस्तों हम आगे जो ऋग्वेदिक काल के बारे में बात करेंगे, तो अगले जो वीडियो उसमें हम ऋग्वेदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा उत्तर वैदिक काल का टॉपिक शुरू होगा। और वर्तमान में जो हमारे जो वीडियो है दोस्तों 1 या 2 दिन छोड़कर वीडियो आ रहे हैं, तो इसी कारण जो हमारा राजस्थान इतिहास से संबंधित जो टॉपिक थे वो वर्तमान में एक बार वहीं पर रोक दिए हैं। और वर्तमान में हम जो हमारे टॉपिक है पहले भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक है उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।